अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ और आप मेरा चैनल देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोज। मैं आजकल आपको कोविड और कोरोना पर वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये मेरा 6th वीडियो है कोविड और कोरोना पर। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमको आप इन्फॉर्म नहीं करते हो जब आप अपलोड करते हो नया वीडियो। उसके लिए ये तरीका है कि आप मेरे जो चैनल जब देखते हो वहाँ एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो आप मेरे वीडियो लगातार देख सकेंगे। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है स्प्रेड ऑफ कोविड या कोरोना वायरस कैसे फैलता है और इसका कोई मैकेनिज्म कोई डिफरेंट है, क्या ये एयरबोर्न डिजीज़ है, इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। मेरे पास 3-4 छोटे छोटे क्लिप्स हैं वीडियोज़ के, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज। और मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ फिर बात करते हैं। ये देखिए पहले वीडियो। We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high sensitivity camera. We can see small particles that seem to glitter floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers, or 1/100th of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. They're small and light. You can see them drifting through the air. These are microdroplets. दोस्तों जो ये आपने देखा ये वीडियो, इसमें दिखा रहे हैं कि ये इंसान छींक रहा है। ये छींक की वजह से इसको ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और माइक्रो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ड्रॉपलेट्स क्या हैं? ये 1 mm के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स छींकने के बाद इमीडिएटली आप देखते हैं कि सारे इसके सामने गिर जाते हैं। ये तकरीबन 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट के सामने से 6 फुट तक गिर जाएंगे, ज़मीन पर गिर जाएंगे और ये विदिन 1 मिनट गिर जाते हैं सारे। उसके बाद ये आप देखते हैं, ये जो हाई सेंसिटिविटी कैमरा से दिखा रहे हैं, ये जो बड़े ड्रॉपलेट्स आपने देखे ये तो गिर गए नीचे, ये तो 6 फुट के अंदर अंदर नीचे जमीन पर गिर गए, 1 मिनट के अंदर ना मैक्सिमम सारे गिर गए। लेकिन जो छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जिनको हम माइक्रो ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, वो 10 माइक्रोमीटर हैं, यानी 1/100, यानी 100 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा जो है ना, 1/100 ऑफ ए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, इतने छोटे हैं ये इनको बोलते हैं हम माइक्रो ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हैं, ये लिंगर ऑन कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं हवा में और दूर तक जा रहे हैं और ये गिर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं गिर रहे हैं? इनका इतना वजन नहीं है कि जमीन पर गिरे, और ये इतने हल्के हैं कि ड्रिफ्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं कमरे में। इनको बोलते हैं माइक्रो ड्रॉपलेट्स। को ये तो जापानीज वीडियो है, इसमें अपनी जापानीज लैंग्वेज भी तो कहीं सुनोगे बीच में। और ये दूसरा जो स्टडी जो हुई है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, MIT जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, MIT में एक डॉक्टर लीडिया करके है, लीडिया बुरेबा। उस लीडिया बुरेबा ने जो स्टडी की है वो रिसेंटली पब्लिश हुई है, जामा में पब्लिश हुई है। वो ये बोलती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये 27 फुट तक जाते हैं दूर। छींक से तो जाते हैं, बड़े वाले पार्टिकल्स नज़दीक में गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये बोलती है कि ये 27 फुट तक जाते हैं दूर। तो ये डेंजरस है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज है कि जैसे हम अभी बोलते हैं जो कोविड चल रहा है, क्या कोविड इसीलिए स्प्रेड हो रहा है इतना फास्ट? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको माइक्रो ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, वो दूर तक जा रहे हैं। एक ये स्टडी है जो थोड़ा इशारा दे रही है उस तरफ। दूसरा एक स्टडी है, चाइना से स्टडी हुई है, वो भी जामा में पब्लिश हुई है। जामा एक रिप्यूटेड जर्नल है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उसमें पब्लिश हुआ है ये आर्टिकल। उसमें चाइनीज ऑथर्स ने क्या देखा है कि जो पेशेंट्स जिस रूम में थे, जिस वार्ड में, जिस रूम में थे, जो उसके ऊपर वाले कमरे थे, उनमें जो वेंटिलेटर्स थे, यानी जो उनके एग्जॉस्ट थे या AC वगैरह थे, उसमें उन्होंने देखा कि ये वायरस के पार्टिकल्स मिले हैं। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका इन्फ्रेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका आगे क्या इसका नतीजा निकलेगा इन चीज़ों का? क्या ये वायरस के पार्टिकल्स उनको मिले हैं? उनको वायरस के पार्टिकल्स ही मिले हैं? क्या वो वायरस के पार्टिकल्स काफ़ी हैं बीमार करने के लिए इंसान को? क्या ये जो लीडिया ने देखा ये रिसर्च में जो दूर तक पार्टिकल जाते हैं, क्या ये वहाँ तक जब दूर तक पहुँचते हैं 27 फीट तक, तो ये तब तक
एक्टिव रहते हैं तब तक क्या इनमें वो पोटेंशियल रहता है कि ये इन्फेक्शन कर सकें? क्या इनकी कंसंट्रेशन उतनी होती है कि इन्फेक्शन कर सकें? क्योंकि जब डिस्पर्स होता है ये वायरस तो जो लोड है, जो हवा में इसका मिकदार है, वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इन स्टडीज से रेज हुए हैं। बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है ये, इसको हम R0 भी बोलते हैं, R0 भी बोलते हैं। वो ये है कि अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, ये केस 0 है, इसको, ये फर्स्ट आदमी है जिसको इन्फेक्शन हुआ, ये कितने लोगों को फैलाता है? ये डिपेंड करता है उसका RO फैक्टर पर। यानी ये जो फैक्टर है, ये जो नंबर है, ये दिखाता है कि ये डिजीज कितनी विरुलेंट है, यानी ये कितने लोगों को फैलती है। जैसे बहुत सारी कॉमन डिजीजेज हैं जो फैलती है, जैसे एक आदमी 2 को फैलाएगा, एक से 2 को फैलेगा, और 2 से फिर और 2 को होगा, वो 2 और 2 4 हो जाएंगे, और वो 4 जो है वो 2 2 2 करके और उनको फैलाएंगे। ऐसे वो डिजीज फैलती है। किसी का फैक्टर ज्यादा होता है, RO इसका ज्यादा होता है, तो वो बहुत तेजी से फैलती है। जैसे आपने देखा होगा, मीजल्स हम देखते हैं, ये सबसे फास्ट फैलता है, यानी जिसको हम खसरा बोलते हैं उर्दू के जबान में। वो खसरा जो है, मीजल्स जो है, बच्चों में निकलता है। ये बहुत ही कंटेजियस है, बहुत ज्यादा। इसका RO जो है ना, 12 से 18 तक है। ये अगर एक घर में किसी को होगा, वो बच्चा कहीं निकला नहीं है, उस दूसरे मकान में भी बच्चों को मीजल्स हो जाता है। मकान में क्या, वो पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। ऐसे ही चिकन पॉक्स, आपने देखा होगा, चिकन पॉक्स इसी सीजन में निकलता है, स्प्रिंग में निकलता है, ऑटम में निकलता है, और उसका भी RO जो है वो बहुत हाई है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में, मैंने ये सारे बहुत सारे डिजीज हैं, ये देखिए आप, इनमें आपको पता चलेगा कि ये वायरस जो है ये कैसे फैलता है, इनका RO क्या क्या है। जैसे कॉमन कोल्ड है, जो जुकाम है, उसका RO जो है वो 2 से 3 तक है। जो फ्लू है, जो इन्फ्लुएंजा जिसको हम बोलते हैं, उसका RO जो है 1.4 टू 1.6 है। तो ये जो मैं बोल रहा था स्पेनिश फ्लू के बारे में, स्पेनिश फ्लू 1918 में हुआ था, ये इन्फ्लुएंजा था बेसिकली, लेकिन इस इन्फ्लुएंजा ने लाखों लोगों को मारा। ये बहुत बड़ा पैंडेमिक था, पूरे दुनिया में फैल गया। जैसे आजकल ये कोविड चल रहा है पैंडेमिक, वैसे ही स्पेनिश फ्लू 1918 में पैंडेमिक हुआ था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपने जो देखा, इस स्पेनिश फ्लू का जो RO था वो इस कोविड से कम था, यानी इस कोविड को फैलने का ज्यादा खतरा। अब आप देखिए, ये फोटोग्राफ मैंने बनाया है, ये देखिए आप, ये 14 टाइम जब मल्टीप्लाई करता है, ये 15 लाख लोगों को फैला देता है। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, और बढ़ते 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 ये कहां से कहां पहुंच जाता है। इसका मैंने RO 3 से कैलकुलेट किया है। अगर आप इसका 3.9 से कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 लाख के बदले बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब ये 14 बार ये फैलेगा। ये अब लकीली इसका क्या है, 5 एवरेज, तो इसके 5 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड है। सो आप ये 14 दिन का रिकॉर्ड नहीं है कि 15 लाख लोगों को हो जाएगा। ये जब 5 दिन ऐड करके आप चलते हो, क्योंकि 5 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। आज अगर किसी के कांटेक्ट में आता है कोई पेशेंट, उसको 5 दिन के बाद वो मैनिफेस्ट करता है, फिर वो दूसरे को अगर कांटेक्ट में आता है, वो और 5 दिन लगते हैं। सो ऐसे करते करते आप देखिए कि जब ये 14 बार, ये 14वीं बार जब ये फैलता है किसी में, तो ये तकरीबन 15 लाख लोगों को, अगर हम RO 3 रखें, तो ये उससे इतना सीवियर है। और बाकी इन्फेक्शन से कितना तेज जा रहा है। खांसी के बारे में, जब खांसी करता है इंसान तो क्या होता है, ये देखिए वीडियो। About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. A person coughs once and spreads about 100,000 droplets. Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within 1 minute. But the micro droplets shown in red continue to drift. This simulation uses only micro droplets. 5 minutes later, 10 minutes later, 20 minutes later, the micro droplets are still floating in place. 空気がよどんでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことができませんので、長時間その場所にとどまるっていうことになります。जी फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में देखा, ये 10 लोगों का ग्रुप है, ये एक रूम है बड़ा सा,
जैसे एक क्लासरूम होती है, या एक छोटा सा हॉल है, या एक रेस्टोरेंट है, या एक ऑडिटोरियम है, ऐसा एक रूम दिखाया है जिसमें 10 लोग हैं। सो ये हमारे घर का हॉल हो सकता है, हमारे घर का ड्राइंग रूम हो सकता है, जहाँ हम लोग बैठते हैं, रहते हैं, उठते बैठते हैं। तो इसका दिखाया है। इससे आपको आइडिया आएगा कि ये क्या डायमेंशन क्या है इसकी। तो ये 10 आदमी में एक आदमी दिखाते हैं खांस रहा है। ये जब खांसता है तो इसके वही सेम जो मैंने आपको बताया, मैक्रो ड्रॉपलेट्स और माइक्रो ड्रॉपलेट्स, यानी बड़े ड्रॉपलेट्स जिनको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं वो, और छोटे ड्रॉपलेट इनको माइक्रो ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। ये बड़े ड्रॉपलेट्स जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन, येलो और ब्लू कलर में हैं। ये इमीडिएटली गिर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारे गिर रहे हैं जमीन पर। एक खांसने से, सिर्फ ये दिखाया इंसान खांस रहा है, एक खांसने से सिर्फ 1 कफ, एक बार किया, एक खांसने से 1 लाख ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। और ये 1 लाख ड्रॉपलेट जो है ये विदिन 1 मिनट जमीन पर बैठ जाते हैं। लेकिन ये हाई सेंसिटिविटी कैमरा क्या दिखा रहा है? ये दिखाता है कि ये जो रेड, जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, जो हमको दिखते नहीं है नॉर्मली हवा में, ये बहुत सारे हैं। और ये धुएं की तरह, जैसे उसको डॉक्टर लीडिया ने बोला था, फ्यूम्स ऑफ क्लाउड्स, फ्यूम्स और क्लाउड्स, ये क्लाउड की तरह, टर्बुलेंट क्लाउड्स, टर्बुलेंट फ्यूम्स, उसकी तरह ये घूम रहे हैं बादलों की तरह। ये हमको दिखते नहीं है आंखों से, ये हाई सेंसिटिव कैमरा से दिख रहा है। इनका कलर रेड है, ये घूम रहे हैं। और आप टाइमर देख रही है, ये टाइमर दिखा रहा है कि 20 मिनट के बाद भी ये जो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट जो हैं, ये घूम रहे हैं कमरे में। और अगर कमरा बंद है, खिड़की दरवाजे बंद है, तो ये घूमता रहेगा। आखिर आप लोग, हम सांस ले रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो ये अल्टीमेटली घूम फिर के हमारे पास ही आएगा और हम इसको इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे लंग्स में। और ये इसमें अगर जरासीम हो, ये जरासीम हमारे छाती में, लंग्स में घुस जाएगा और इन्फेक्शन करेगा। सो ये खांसना, एक मामूली खांसना कमरे में, ये भी कितना इन्फेक्शस हो सकता है, ये आपने देखा था। ये रूम जो है, ये मस्जिद हो सकती है, मंदिर हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है। मैं क्यों इन चीज़ों के बारे में बोला? क्योंकि इन चारों जगहों से इन्फेक्शन फैला है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला है। कोविड जो है इन 4 जगहों से फैला है, क्योंकि गैदरिंग होती है, कमरे बंद होते हैं, हजूम होता है, लोग साथ साथ बैठते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ मस्जिद से निकला है, ये नहीं है कि मरकज से निकला है। ये चर्च में, जो पहली बार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोरिया में जो शिंजो चर्च है, चर्च ऑफ जीसस बोलते हैं उसको, देगो में, कोरिया में, उसने तो बहुत वबा फैला दी। उसने बहुत लोगों को, हजारों की तादाद में ये इन्फेक्शन फैलाया। फिर बाकी जगहों पर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे भी, चाहे गुरुद्वारा, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हर जगह से फैला है। कहने का मतलब है कि गैदरिंग वाली जगह, जहां एक कमरा हो और बहुत लोग हों, ये फैलाता है। ये आप समझिए वीडियो। ये सिर्फ ना छींक है ना खांसी है, सिर्फ ये बातचीत है। देखिए इस वीडियो को। ボートとか乗ったら楽しいですよ。いや、絶対楽しい、めちゃくちゃ楽しい。僕彼女 We ran the same experiment on a close range conversation. People generate a lot of microdroplets when they talk loudly. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. マイクロ飛沫みたいなのが It's not yet known what volume of microdroplets leads to infection. But Tatada says we can't rule out the possibility that microdroplets have spread the virus to some extent. そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。The risk of infection through microdroplets becomes even greater in a closed space with poor ventilation. जो देखा है लास्ट वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 2 लड़के बैठ के बातें कर रहे हैं, ये कोई खांस नहीं रहा है, कोई छींक नहीं मार रहा है, और फिर भी आपने देखा हाई सेंसिटिविटी कैमरा से इनके मुंह से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, और वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स इनके नज़दीक में है पहले, और वो खत्म नहीं हो रहे, ज़मीन पर बैठ नहीं रहे। मैंने जैसे बताया वो बिल्कुल हल्के हैं, और वो कमरे में घूम रहे। तो ये 2 आदमी जो बात कर रहे हैं, एक दूसरे का इन्फेक्शन लग सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि कोविड में, कोरोना वायरस इन्फेक्शन में, कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। तकरीबन 20% तक कोविड में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हो सकते हैं, यानी उनको इन्फेक्शन लग चुका है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है। सिम्टम में क्या? ना खांसी है, ना जुकाम है,
ना छींक रहे हैं ना खांस रहे हैं, और फिर भी इन्फेक्शन फैला रहे हैं। वो फिर कैसे फैला रहे हैं? क्या वो इसी से फैला रहे हैं, बातें करने से ही फैला रहे हैं? क्योंकि दूसरा आदमी सस्पेक्ट नहीं करेगा। आप समझोगे कि मेरे सामने कोई बैठा है, अच्छे तरह से बात कर रहा है, इसको तो कोई इन्फेक्शन है नहीं, इसको तो कोई खांसी जुकाम है नहीं, इसको छींक नहीं रहा है, इसको तो बुखार नहीं है, लेकिन ये इन्फेक्टेड है और ये फैला रहा है। ये डेंजरस है, ये चीज़ डेंजरस है। ये जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है ये डेंजरस है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग। अगर टेस्ट किया हो, इसका हमको पता है कि ये पॉजिटिव है, इसको हम आइसोलेट कर देते हैं, ये दूसरों को फैला नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हमने टेस्ट कम किए हैं, तो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स अगर हमारे सोसाइटी में हज़ारों में है, ये सबको फैलाएंगे। ये डेंजरस है। हालांकि देखा गया है जो ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, इनका वायरल लोड कम होता है। जब ये ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक होते हैं तब इनका वायरल लोड बढ़ जाता है। जितना सीवियर पेशेंट होगा उतना वायरल लोड ज़्यादा होगा, यानी वायरस की तादाद जो है गले में, मुंह में, नाक में, वो बहुत ज़्यादा होगी। जो ARDS वाले पेशेंट होते हैं, यानी जिनके छाती में निमोनिया हो गया होता है, वायरल निमोनिया हो जाता है दोनों साइड से, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो लोगों का वायरल लोड बहुत ही ज़्यादा होता है। और वो लोग को, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वेंटिलेटर पर होते हैं, जो डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं या जो पैरामेडिकल है, नर्सें वगैरह हैं, वो उन लोगों को ये वायरस का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनका वायरल लोड बहुत ज़्यादा उन पेशेंट्स का। तो वो कंटैक्ट में आते रहते हैं, और एक पेशेंट, दूसरा पेशेंट, तीसरा पेशेंट, जब तक उनका वो जो वायरस है बॉडी में, थ्रोट में, मुंह में आ जाए। अगर उसने PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो अगर सही नहीं पहना है, एक नॉर्मल मास्क था पहना है, वो कोई प्रोटेक्शन देगा नहीं। मैं आपको अगले वीडियो में ये दिखाऊंगा कि असली PPE किसको बोलते हैं, कैसे पूरा एक प्रोटेक्टिव गियर पहना जाता है जिससे ये वायरस आपके बॉडी अंदर तक नहीं जाए। अदरवाइज अगर मामूली आपने पहना है कुछ, तो आपको बहुत रिस्क है। इसीलिए हमने देखा कि डॉक्टर्स को, नर्सों को, पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत सारा इन्फेक्शन हुआ है। आज के दिन में इंडिया में 1 दर्जन से ज़्यादा अस्पताल जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, छोटे तो बहुत सारे होंगे इन्फेक्टेड, लेकिन बड़े हॉस्पिटल जो है इन्फेक्ट हुए हैं। बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बाकी जगह हो, इन्फेक्ट हो चुके हैं। उनको सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं, उनके स्टाफ इन्फेक्ट हो चुके हैं, डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो गए हैं, नर्सें इन्फेक्ट हो गई हैं। तो ये रिस्की है आगे। एक सिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी हो सकता है जो खांस रहा है, छींक रहा है, लेकिन इंसान उससे, बाकी लोग जो है उससे एहतियात करेंगे, उससे दूर रहेंगे। लेकिन ये जो सुपर स्प्रेडर है जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, जिसको कोई तकलीफ नहीं है, ये डेंजरस है। ये हज़ारों में पेशेंट्स फैला सकता है। एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स 15 दिन में या 2 हफ्ते के अंदर अंदर 16,000 लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये इन बातों पर आप गौर कीजिए, सोचिए इन बातों पर। और ये एक छोटा सा लास्ट क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये आप देखिए। Opening windows and increasing air circulation is believed to be effective. When you open a window, micro droplets are quickly swept away.ですね、2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それが1時間に1回でもいいから、そういうようなことをやることによって感染のリスクっていうのはかなり下げることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。फ्रेंड्स, ये आपने देखा, ये इनका नाम है प्रोफेसर काजुहिरो टटेडा। ये हैं प्रेसिडेंट जापानीज इन्फेक्शियस डिजीज़ के। और ये आपको बता रहे थे बेसिकली कि अगर आप अपने खिड़कियाँ, दरवाजे खुले रखो तो ये जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं ये निकल जाएंगे, और जो कंसंट्रेशन है इस माइक्रो ड्रॉपलेट की वो काफ़ी कम हो जाएगी। ये आप कर सकते हैं हर घंटे में एक बार 4-5 मिनट के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रख सकते हैं। इससे ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स और इसमें जो जरासीम है ये कम हो जाएगा, और इन्फेक्शन का चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।